नमस्कार, जय हिंद साथियों। दोस्तों, वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेस यूट्यूब चैनल। मैं हूं आश्रय पारा सर और हम सब कर रहे थे रीजनिंग की प्रैक्टिस और उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए अगले टॉपिक की तरफ हम लोग चले हैं और इस टॉपिक का नाम है कैलेंडर। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक क्वेश्चन आना निश्चित है इसका, एक से दो भी हो सकता है। इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि हम लोग सीधे क्वेश्चंस पे नहीं जा सकते। आपको टॉपिक का रिवीजन पहले करा देते हैं, उसके बाद फिर सीधे मॉक पे चलेंगे और मॉक प्रैक्टिस में फिर सीधे क्वेश्चंस आएंगे और हम लोग उनको सॉल्व कर पाएंगे। तो ये सीरीज इसीलिए चला रहे हैं कि सारे टॉपिक पहले रिवीजन कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं कि हर टॉपिक में क्या क्या पढ़ा था हमने, फिर हम लोग जाके सीधे क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक कैलेंडर। कैलेंडर जो टॉपिक है, बेसिकली हम लोगों को इसको क्यों पढ़ना पड़ा, तो पहले तो इसका नाम बता देते हैं कि हम लोग जो कैलेंडर अभी इंग्लिश कैलेंडर को यूज कर रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रिगोरियन कैलेंडर। ये इसका नाम है इस कैलेंडर का, ग्रिगोरियन। जो हम लोग इंग्लिश कैलेंडर यूज करते हैं 1 जनवरी को, जिसका नया साल होता है, तो वही कहलाता है ग्रिगोरियन कैलेंडर। पढ़ना क्यों पड़ा, क्योंकि जब कैलेंडर बना होगा तब से आज तक 2024 साल गुजर चुके हैं। इन 2024 साल में बहुत कुछ हुआ है, कई दिन आए हैं, कई तारीखें आई हैं, तो उन पूरी एक वर्ष 1 से लेके 2024 तक की पूरी कहानी को हमें पढ़ना है और एग्जीक्यूट करना है, पूरे कैलेंडर को। तो शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, हम लोगों को 2 चीजें कैलेंडर में पढ़नी है। एक पढ़ना है हमें वर्ष का कॉन्सेप्ट, जिसको हम लोग बोलेंगे ईयर कॉन्सेप्ट, और दूसरा हमें पढ़ना है इसमें डे कॉन्सेप्ट। अगर ये दोनों कॉन्सेप्ट पे आपकी पकड़ हो गई, ईयर कॉन्सेप्ट और डे कॉन्सेप्ट, तो ये मान लेना कि फिर कैलेंडर पे आपकी अच्छी ग्रिप बन जाएगी। इन दोनों को बिल्कुल अलग अलग रखना है कि वर्ष का कॉन्सेप्ट अलग है और डे का कॉन्सेप्ट अलग है, और दोनों को एक साथ हम लोग मिक्स कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चल रहे हैं किस पे, ईयर कॉन्सेप्ट पे। तो वर्ष के कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। वर्ष में सबसे पहले तो हम लोग जान देते हैं कि वर्ष कितने तरीके के होते हैं, सभी लोग जानते हो, लेकिन एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। वर्ष 2 तरह के वर्ष होते हैं, एक को कहा जाता है साधारण वर्ष और एक को कहा जाता है अधिवर्ष। एक साधारण वर्ष होता है, एक अधिवर्ष होता है। बेसिकली डेफिनेशन क्या है साधारण वर्ष और अधिवर्ष की, तो हम सब जानते हैं कि जो साधारण वर्ष होता है उसमें जो है दिनों की संख्या होती है 365, और जो लीप ईयर होता है इसमें दिनों की संख्या जो होती है वो होती है 366 दिन। ठीक है, और फरवरी जो है वो कितने दिनों की होती है, 29 दिनों की, और इसमें फरवरी कितने की होती है, 28 दिनों की होती है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात कि लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर हम पता कैसे करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। तो अगर किसी वर्ष में जैसे लिखा हुआ है 1984, 1982, और यहां पे हमने लिख दिया 1984, यदि किसी वर्ष में हम 4 का भाग देते हैं, अगर किसी वर्ष में हम 4 का भाग देते हैं और पूरा पूरा चला जाता है, यानी कुछ शेषफल नहीं बचता, तो हम बता देते हैं कि फिर वो कैसा वर्ष है, लीप वर्ष है। और यदि किसी वर्ष में हम 4 का भाग देते हैं और उसमें जो है शेषफल आता है कुछ ना कुछ, यानी कटता नहीं है, तो फिर वो वर्ष कैसा हो जाता है, नॉर्मल ईयर, यानी उसमें 365 दिन होंगे, और जिसमें 4 का भाग चला जाता है उसमें 366 दिन होंगे, और उसको हम लोग अधिवर्ष कहेंगे। अब बात आई 4 से विभाजकता की, तो जैसे हम लोग कहते हैं 32, अगर कोई संख्या हमने आपको दे दी 32 और पूछा बताओ 2 से विभाजित है क्या, तो आप तुरंत कह दोगे हाँ जी है। अगर हम कोई संख्या ये दे दें और फिर पूछें बताओ ये संख्या 2 से विभाजित है क्या, आप कह दोगे है, बिल्कुल है। आपने इतने जल्दी कैसे बता दिया, क्योंकि आखिरी संख्या में आपने 2 का भाग देके देख लिया, अगर आखिरी संख्या 2 से विभाजित है तो पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। सेम कॉन्सेप्ट किस में लगता है, 4 से विभाजकता में। 4 से विभाजकता कहती है कि अगर आखिरी की 2 संख्याओं में 4 का भाग चला गया तो पूरी संख्या में 4 का भाग चला जाएगा। तो आपको पूरे वर्ष में 4 का भाग नहीं देना है, आखिरी की 2 संख्याओं में 4 का भाग देके देख लो। अगर 4 का भाग इसमें पूरा पूरा जा रहा है, 4 दूना 8, 4 एकम 4, कट गया पूरा, यानी कि ये कैसा वर्ष है, ये एक लीप ईयर है। इसमें देखेंगे तो 4 का भाग जब हमने दिया तो 4 दूना 8, 2 उतारा, 2 शेषफल बच गया, यानी कि ये लीप ईयर नहीं है, तो ये कैसा वर्ष हो जाएगा, साधारण वर्ष हो जाएगा। क्लियर? अगर इतनी कहानी क्लियर है तो अब हम लोग चलते हैं कुछ और वर्षों की तरफ।
ध्यान से देखना, कुछ और वर्षों की तरफ हम लोग चलते हैं। जैसे हमने एक संख्या लिखी यहाँ पे 10 और आपसे कहा कि क्या ये संख्या 2 से विभाजित है, तो आपने कह दिया हाँ है। और 2 से विभाजकता में आप कैसे देखते थे, आखिरी की संख्या में 2 का भाग जा रहा है कि नहीं। जैसे मान लो हम लिख देते 10200 और आपसे कह देते क्या ये संख्या 2 से विभाजित है, तो आपने कहा आखिरी में 0 लगा है और 0 में तो सबका भाग चला जाता है, तो फिर ये 2 से विभाजित संख्या है। तो वही कहानी फिर यहाँ पे भी लागू होगी कि अगर हमने कुछ वर्ष ऐसे लिखे, ये भी तो वर्ष होते हैं, जैसे हमने यहाँ पे वर्ष लिखे 100, 200, 300, 400, 700, 800, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 1900 और 2000। ये भी तो वर्ष है, कुछ अलग थोड़ी होगा। इनमें भी 12 महीने होंगे, इनमें भी वैसे ही होगा जैसे सारे वर्षों में होता है। ये वही वर्ष तो है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि क्या ये लीप ईयर है, तो आप कहोगे 4 का भाग आखिरी की 2 संख्याओं में देना है और सब में आखिरी की 2 संख्याएं डबल जीरो है, सब में डबल जीरो है आखिरी की 2 संख्या। तो आपने कहा सर सब में 4 का भाग जा रहा है और सब में 4 का भाग जा रहा है तो सारी लीप ईयर होनी चाहिए, लेकिन सारी लीप ईयर नहीं होती। तो इस चीज का ध्यान रखें कि जब आखिरी में डबल जीरो लगा होता है तो वो वर्ष शताब्दी वर्ष कहलाता है। शताब्दी वर्ष का मतलब, जैसे अगर आपसे कहा जाए पहली शताब्दी कब खत्म हुई, तो आप कहोगे 100वें साल पे खत्म हुई। पहली शताब्दी यही तो थी। यानी कि अगर आपसे कहा जाए 36वां साल किस शताब्दी का वर्ष है, 36वां, तो आप कहोगे 36वें साल के बाद जो खत्म होने वाली शताब्दी है वो कौन सी है, 100 पे खत्म होगी। पहला 100 साल, दूसरा 100 साल, तो पहली शताब्दी, दूसरी शताब्दी। अभी हम किस शताब्दी में चल रहे हैं, तो अभी हम 2025 में है और 2025 में है तो ये वाली जो शताब्दी है कब खत्म होगी, 2100 पे। तो हम 21वीं शताब्दी में चल रहे हैं। तो ये सारे शताब्दी के वर्ष हैं। इनमें लीप ईयर की परिभाषा अलग है। इनमें परिभाषा है कि अगर किसी शताब्दी वर्ष में, अगर कोई वर्ष शताब्दी वर्ष है जिसमें आखिरी में डबल जीरो लगा है, तो हम 4 से भाग नहीं देते, फिर हम किससे भाग देंगे उसमें, 400 से। अगर 400 से भाग दिया और शेषफल 0 आ गया तब फिर वो लीप ईयर होगा, अदरवाइज लीप ईयर नहीं होगा। फिर हम उसको क्या कहेंगे, लीप सेंचुरी ईयर, लीप शताब्दी वर्ष बोला जाएगा। यानी कि इनमें कौन कौन से लीप ईयर होंगे, तो आपने कहा 400 से विभाजित वर्ष ही होगा, तो ये लीप ईयर होगा, ये लीप ईयर होगा, 1200 होगा, 1600 होगा और 2000 होगा। बाकी सब क्या हो जाएंगे, तो बाकी सब आपके साधारण वर्ष यानी 365 दिन वाले वर्ष होंगे। लेकिन केवल ये वर्ष क्या होंगे, लीप ईयर होंगे, जिनमें 366 दिन होंगे और फरवरी कैसी होगी, 29 दिन की होगी। तो यहाँ तक की कहानी सबको समझ में आई होगी। यानी वर्षों में हमने 2 चीजें देखी कि एक होता है साधारण वर्ष और एक होता है लीप वर्ष। क्लियर। लीप वर्ष में 2 तरह के लीप वर्ष होते हैं, एक होता है लीप वर्ष और एक होता है लीप शताब्दी वर्ष। यानी अगर आखिरी में डबल जीरो, अगर किसी वर्ष में हम पूछें कि ये लीप ईयर है कि नहीं है, तो आप सीधे 4 का भाग दोगे, 4 का भाग चला गया तो लीप ईयर हो गया। लेकिन अगर किसी वर्ष के आखिरी में 2 जीरो लगे हैं तो फिर 4 का भाग नहीं देंगे, फिर 400 का भाग देंगे। अगर चला गया तो लीप सेंचुरी ईयर है, तो 366 दिन है, और अगर 400 का भाग नहीं गया तो फिर वो क्या हो जाएगा, साधारण वर्ष काउंट कर लेंगे 365 दिन वाला। तो इतनी कहानी समझ में आ गई होगी उम्मीद करता हूँ। चलते हैं नेक्स्ट। तो ये तो हो गई लीप ईयर की कहानी। अब हम लोग समझने वाले हैं कि जो लीप ईयर आता है वो कैसे आता है। ये समझना जरूरी इसलिए भी है क्योंकि आगे की जो साइकिल चला रहे हैं वो इसी पे चलेगी। यानी कि जिस व्यक्ति ने कैलेंडर बनाया होगा उसने पहले साल में 365 दिन रखे, लेकिन एक्चुअल में 365 दिन नहीं थे, 365 दिन और 6 घंटे के आसपास था कहानी, 6 घंटे के आसपास। तो उसने क्या किया भैया, कैलेंडर में अगर घंटे जोड़ देता तो फिर हमारी जिंदगी और कठिन हो जाती कि नहीं हो जाती। अब कैलेंडर में मान लो घंटे भी लिख के आ गए होते तो और समस्या बढ़ जाती जीवन में कि नहीं। तो फिर उसने क्या किया, उसने कहा ये 6 घंटे को उठा के हम डस्टबिन में फेंक देते हैं। भाई साहब फेंक दिया उसने, 6 घंटे इसमें डले हुए हैं।
फिर वो दूसरा साल जब बीता तो दूसरे साल में भी 365 दिन और 6 घंटे। बेसिकली ये 365 दिन आते क्यों हैं? तो वो सूरज जो पृथ्वी की परिक्रमा को देख रहा था कि पृथ्वी ने एक कितनी सूरज की परिक्रमा लेने में कितने दिन ले लिए, तो 365 दिन लिए और 6 घंटे के आसपास कुछ और समय था, तो उसने उसको छोड़ दिया। ठीक है, तो यहां से फिर उसने 6 घंटा उठाया और इसमें फेंक दिया। अगले दिन तीसरे साल में गए, तीसरे साल में गए तो फिर 365 दिन और फिर 6 घंटे, तो उसने फिर 6 घंटे उठा के इसमें फेंके। चौथे साल में जब वो पहुंचा तो 365 दिन और 6 घंटे मिले, लगभग 6 घंटे। और ये 6 घंटे जैसे ही उसने इसमें फेंका तो ये 6 मिलके कितना बन गए? 24 घंटे बन गए। और 24 घंटे क्या कहलाता है? एक दिन कहलाता है। तो अब वो इसको छोड़ नहीं सका, उसने कहा एक दिन कहां बर्बाद कर देंगे, इसको तो जोड़ सकते हैं। तो उसने चौथे साल में एक दिन को उठा के यहाँ पे ऐड कर दिया, यानी टोटल कितने दिन हो गए? 366 दिन हो गए। यानी प्रत्येक चौथे साल में हमें क्या मिलता है? लीप ईयर मिलता है, यानी एक दिन बढ़ जाता है। अब आपके दिमाग में एक कहानी आ रही होगी कि सर अगर आप ये कह रहे हो हर चौथे साल में लीप ईयर आएगा, यानी एक दिन ऐसे डस्टबिन में से निकल के आके जुड़ जाएगा, तो फिर अगर आपसे कहा जाए 88वां साल तो आप कहोगे लीप ईयर था, एक दिन जुड़ गया। फिर 92वां साल लीप ईयर था, हर चौथे साल एक दिन जुड़ रहा है, तो 96 में भी एक दिन जुड़ जाएगा, 366 दिन होंगे भाई, 4 से विभाजित है। अब अगला वर्ष आएगा 100, यानी 4 साल बाद 100 आएगा, तो 100 में भी एक दिन जुड़ना चाहिए। लेकिन अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे 100 लीप ईयर नहीं है क्योंकि इसमें 400 का भाग नहीं जा रहा, तो इसमें 365 दिन है। तो फिर वो क्या डस्टबिन में से निकल के एक दिन इसमें जुड़ा नहीं होगा? फिर वो गया कहां? तो उसकी कहानी ये है कि ये पूरे 6 घंटे नहीं थे, 5 घंटे 48 मिनट कुछ सेकंड थे। तो ये पूरा 24 घंटे नहीं था, ये 23 घंटे कुछ मिनट था, यानी कुछ कम था 24 घंटे से, और हमने इसको क्या मान लिया? एक दिन। तो वो जो कमी थी वो हर बार कमी होते 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 जब 100वें साल पे पहुंचे तो एक दिन की कमी हो गई। तो एक दिन डस्टबिन में से निकला था और एक दिन की कमी पहले ही हो चुकी थी, तो वो दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया? कैंसिल आउट कर दिया। तो 100वें साल में 365 दिन ही रहे। तो ये पूरी कहानी थी, ज्यादा इस पर जोर नहीं लगाना है, बस इतना बताना था कि हर चौथे साल क्या होता है? लीप ईयर आता है। अब जब हर चौथे साल लीप ईयर आता है दोस्तों, तो तभी तो हम कहते हैं कि 4 से विभाजित संख्या लीप ईयर होगी। क्यों भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, हम कहें लीप ईयर कौन सा होगा? तो हर 4 की साइकिल जहां खत्म होगी वो लीप ईयर होगा। फिर 4 की साइकिल जहां खत्म होगी लीप ईयर होगा। फिर 4 की साइकिल जहां खत्म होगी लीप ईयर होगा। 4 की साइकिल जहां खत्म होगी लीप ईयर होगा, यानी 4 की साइकिल पे एक लीप ईयर आता है। तो 4 8 12 16, तभी तो 4 से विभाजित संख्या पे लीप ईयर आता है। तो यहां से एक कहानी बनती है। वो कहानी क्या है? अगर हम आपसे कहें कि शुरुआत के 10 वर्षों में कितने लीप ईयर आएंगे, तो आप कहोगे सर शुरुआत के 10 वर्षों में जितनी 4 से विभाजित संख्याएं होंगी उतने लीप वर्ष आएंगे। भाई जो 4 से विभाजित संख्या होगी उसी पे 4 की साइकिल खत्म हो रही होगी, तो वहीं लीप ईयर मिलेगा। तो आप कहोगे शुरुआत के 10 वर्षों में जितनी 4 से विभाजित संख्या होंगी उतने ही लीप ईयर होने चाहिए। तो फिर बात आई ये कि 4 से विभाजित संख्या निकालते कैसे हैं? तो अगर हम कह दें 20 में 2 से विभाजित कितनी संख्याएं हैं, तो आप कह दोगे 2 से विभाजित 10 संख्याएं हैं 20 में। कैसे पता चला? 2 का भाग दे दो 20 में, कितने बार पूरा पूरा जा रहा है उतनी ही साइकिल 2-2 की हो जाएंगी कि नहीं? अगर आपसे कहा जाए 23 में कितनी 2 से विभाजित संख्या है, तो आप 2 का भाग दोगे, कितने बार जा रहा है? तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, एक शेषफल बचा। यानी एक शेषफल जो बचा वो जानते हो कैसे बचा? 2-2 की 11 साइकिल तो पूरी हो गई, एक बचा रह गया, मतलब वो साइकिल बन नहीं पाई। ठीक है, आप अगर इनको लिखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21,
22, 23। अगर हम कहें 2-2 की साइकिल, तो 2-2 की साइकिल देखो बनती गई। एक ये साइकिल बनी, एक ये साइकिल बनी, एक ये साइकिल बनी, और ये एक्स्ट्रा बच गया, ये साइकिल नहीं बन पाई। तो आप कहोगे कितनी साइकिल बनी? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, यानी 11 साइकिल बनी। तो 11 2 से विभाजित संख्याएं होंगी। तो फिर बात आई कि अगर हमसे कहा जाए 50 में कितनी 4 से विभाजित संख्याएं होंगी, जैसे 2 से विभाजित निकाली वैसे 4 से विभाजित निकाल सकते हैं, तो कितनी 4 से विभाजित संख्याएं होंगी? तो आप कह दोगे 4 का भाग दे दो, पूरा पूरा जितने बार जाता होगा उतनी ही साइकिल 4 की हो जाएगी, यानी उतनी ही 4 से विभाजित संख्याएं होंगी। तो 4 का भाग दिया तो कितने बार गया? 12 बार। 12 चौका 48, 2 शेषफल बचा। तो 2 जो बचा है उसकी तो साइकिल बनी नहीं, हमें तो पूरी पूरी साइकिल चाहिए। तो कितनी साइकिल बनी? 12। तो 12 4 से विभाजित संख्याएं होंगी 50 में कि नहीं होंगी? जो 4 से विभाजित संख्या होती है वही क्या कहलाती है? लीप वर्ष कहलाती है। तो कितने लीप वर्ष हो जाएंगे? 12। तो अगर आपसे कहा जाए कि बताओ शुरू के 20 साल में कितने लीप वर्ष होंगे, तो आप 4 का भाग दे दो, पूरा पूरा कितने बार जा रहा है? 5 बार। तो 5 4 से विभाजित संख्या आई, और 4 से विभाजित संख्या ही क्या कहलाती है? लीप ईयर। क्लियर? अगर आपसे कहा जाए 35 साल में कितने लीप वर्ष होंगे, तो आप कहोगे 35 साल में कितनी 4 से विभाजित संख्याएं होंगी? तो 4 का भाग दिया, 4 8 32, 8 4 से विभाजित संख्याएं आई, तो उतने ही क्या होंगे? लीप ईयर। क्लियर? आपसे कहा जाए 50 वर्षों में, तो अभी अभी निकाला था, 12 लीप ईयर। आपसे कहा जाए 75 साल में कितनी 4 से विभाजित संख्याएं होंगी, तो आप कहोगे 4 का भाग दे दो इसमें। कितने बार जा रहा है? तो 4 एकम 4, 4 8 32, 18 बार जा रहा है। तो आप कह दोगे सर 18 लीप ईयर होंगे, क्योंकि 18 4 से विभाजित संख्याएं हैं, और जो 4 से विभाजित संख्या होती है वही क्या कहलाती है? लीप वर्ष कहलाती है। इतनी बात क्लियर? तो फिर आ जाते हैं शुरू के 100 साल में। तो शुरुआत के 100 साल में अगर आपसे कोई पूछे कितने लीप वर्ष होंगे, तो आप कहोगे शुरुआत के 100 साल में जितनी 4 से विभाजित संख्याएं होंगी पहले वो तो निकालो। तो 4 का भाग दिया, कितने बार जाता है? 25 बार जाता है। 25 बार जाता है 100 में 4 का भाग, और 25 बार 4 का भाग गया तो 25 लीप ईयर होने चाहिए। लेकिन 25 4 से विभाजित संख्याएं आई हैं, उनमें 100 भी तो शामिल है, इन 25 में 100 भी तो शामिल है। और हमें ये पता है कि 100 की परिभाषा 4 से विभाजकता से लीप ईयर नहीं होता। ये हमने तो 4 से विभाजित संख्याएं निकाली है, और 4 से विभाजित संख्या ही लीप ईयर होती है, ये बात ठीक है। लेकिन 100वां साल इसमें रखा है, वो भी तो 4 से विभाजित है, और 100वें साल की परिभाषा 4 से विभाजकता से लीप ईयर की नहीं है। उसमें 400 का भाग दे के देखो क्या जा रहा है, तो आप कहोगे इसमें 400 का भाग नहीं जा रहा, तो ये फिर लीप ईयर नहीं है। तो 25 लीप ईयर नहीं होंगे, एक घटाना पड़ेगा 100वां साल, तो कितने हो जाएंगे? 24 लीप ईयर हो जाएंगे। बात क्लियर हो गई? तो यहाँ पे हमने क्या लिखा? 100 साल में, शुरू के 100 साल में कितने लीप ईयर होते हैं? 24 लीप ईयर होते हैं। ये बात क्लियर हो गई होगी सबको? चलते हैं नेक्स्ट। अब हमने कहा 200 साल में, 200 साल में कितने लीप ईयर होंगे? तो 200 साल में 200 में भाग दो, 4 का कितने बार जा रहा है? 50 बार, यानी 50 4 से विभाजित संख्या आई तो 50 लीप ईयर होने चाहिए। लेकिन इस 50 में 100वां साल भी है और 200वां साल भी है, और ये दोनों लीप ईयर नहीं है, तो इसमें से 2 घटा दोगे, कितना बचा? 48। यही है। नेक्स्ट 300 साल में, 300 साल में 4 का भाग दिया, 75 आया। लेकिन 100वां साल, 200वां साल, 300वां साल लीप ईयर नहीं है दोस्तों, तो 3 घटा दोगे तो कितना आ गया? 72। यही है। 400 साल में, तो 400 में 4 का भाग दिया तो 100 आने चाहिए, क्योंकि 100 4 से विभाजित संख्याएं हैं। लेकिन 100वां साल, 200वां साल, 300वां साल, 400वां साल तो लीप ईयर है भाई साहब, तो उसको नहीं हटाना है, वो जुड़ा रहने दो। केवल कितने माइनस करोगे? 3 माइनस करोगे, तो वैल्यू कितनी बन जाएगी? 97 लीप ईयर्स। तो ये ध्यान रखिएगा कि 100 साल में कितने लीप वर्ष होते हैं? 24, 200 में 48, 300 में 72 और 400 में 97 लीप ईयर होते हैं। यहां तक बात क्लियर हो गई होगी, उम्मीद करता हूं सबको। चलते हैं नेक्स्ट। अब बात दूसरी करते हैं। किसी भी 10 साल में,
10 साल का कोई भी ड्यूरेशन, शुरू से लेके अब तक के बीच का कोई भी सेगमेंट 10 साल का। उसने कहा हाउ मैनी मिनिमम नंबर ऑफ लीप ईयर्स इन 10 ईयर्स, किसी भी 10 वर्ष में कम से कम कितने लीप वर्ष हो सकते हैं, कम से कम। अभी तक हमने शुरुआत के 10 साल में देखा था, तो शुरुआत के 10 साल में शुरू से कहानी शुरू हो रही थी, तो चौथे साल पे एक लीप ईयर मिला, फिर 8वें साल पे मिला, उसके बाद 2 एक्स्ट्रा बच गए, मतलब लीप ईयर नहीं है। अब हम कोई भी 10 साल का सेगमेंट ले लें तो हो सकता पहला ही वर्ष लीप ईयर हो। अगर पहला ही वर्ष लीप ईयर है तो फिर यहाँ पे चौथा साल लीप ईयर आएगा, 5वां साल, फिर उसके बाद फिर एक और लीप ईयर आएगा, तो 3 भी हो सकता है। तो ऐसे खिसक जाएगा ये पूरा की नहीं कहानी। यानी कि अगर आपसे कहा जाए कि ऐसा हो कितने मिनिमम नंबर ऑफ लीप ईयर्स, कम से कम कितने होंगे 10 साल में, तो आंसर आपको देना है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार, आंसर देना है 1। अब 1 कैसे हुआ तो ध्यान से समझो। जैसे हमने वर्ष लिया 1692 से 1702, ये 10 साल का अंतराल ले लिया, कोई भी 10 साल उठाने थे, हमने ये 10 साल उठा लिए। 1692 से, या 1692 ना 93 कर लो इसको, तो और आपको क्लियर रहेंगी चीजें, क्योंकि 92 करोगे फिर आप कहोगे कि नहीं सर जुड़ गया इसमें, तो 1693 ले लिया और 1702, 3। अब आप कहोगे 93 के बाद कौन सा लीप ईयर आएगा, तो 94 लीप ईयर नहीं है, भाग नहीं जाएगा 4 का, 95 नहीं है, 96 लीप ईयर है, तो आपको अगला वर्ष कौन सा मिलेगा, 1696 जो लीप ईयर है, तो 1 मिला। अब 4 साल बाद आना चाहिए, तो 1696 के 4 साल बाद कौन सा वर्ष है, 1700। क्या 1700 लीप ईयर है, तो आप कहोगे इसमें तो 400 का भाग देना पड़ेगा, 4 का भाग जा रहा है इसमें, नहीं जा रहा, तो क्या 1700वां साल लीप ईयर है, नहीं है। फिर हम लोग किस पे जाएंगे, 1701 नहीं है, 1702 नहीं है, 1703 नहीं है, तो इस 10 साल के अंतराल में केवल एक ही लीप ईयर मिला हमें, 1696। तो ऐसा 10 साल का अंतराल जिसमें बीच में एक शताब्दी वर्ष डला हो और वो लीप ईयर ना हो, तो ऐसे 10 वर्ष के अंतराल में केवल एक ही लीप ईयर मिलेगा कि नहीं। तो हम तो कह सकते हैं कि भैया अगर आपसे कहा जाए कि किसी भी 10 साल में क्या कोई ऐसा ड्यूरेशन है कि जिसमें बीच में एक ही लीप ईयर आता हो 10 साल में, तो आप कह दो कि बिल्कुल, तो मिनिमम नंबर ऑफ लीप ईयर्स कितने हो सकते हैं किसी भी 10 साल में, 1 हो सकता है ऐसी सिचुएशन में। जैसे हमने लिख दिया, एक और देखो, जैसे हमने लिखा 1397 और यहां पे लिख दिया 1407। अब आपसे कहा जाए कि बताओ कितने लीप ईयर होंगे, तो 97 के बाद 98 लीप ईयर नहीं है, 99 नहीं है, उसके बाद 1400 लीप ईयर है, 400 का भाग ही नहीं जा रहा, तो वो भी लीप ईयर नहीं है, 1401 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 1404 है, तो एक ही मिला 1404। अब अगला कौन होगा, 1408, वो है ही नहीं इसमें, तो 1404 ही मिला। तो ऐसी सिचुएशन में केवल एक ही लीप ईयर मिलता है। दूसरा, हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर ऑफ लीप ईयर इन एनी 10 ईयर्स, तो भैया अभी बता रहा था मैं कि अगर हम लीप ईयर के 1 साल पहले से 10 साल का अंतराल उठा लें, जैसे हमने उठाया 2007 से 2017, और आपसे कहा जाए इसके दौरान कितने लीप ईयर मिलेंगे, तो आप कहोगे 2008 मिलेगा, 2012 मिलेगा और 2016 मिलेगा, यानी कि 3 मिलेंगे कि नहीं। तो अधिकतम कितने हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। तो ऐसा अंतराल जो लीप ईयर से 1 साल पहले से उठाया गया हो, तो उस 10 साल में कितने हो जाएंगे, 3 लीप ईयर हो जाएंगे। तो कम से कम कितने लीप वर्ष हो सकते हैं किसी भी 10 साल में, तो 1, और ज्यादा से ज्यादा कितने लीप वर्ष हो सकते हैं किसी भी 10 साल में, तो 3। लेकिन अगर कहा जाए हाउ मेनी नंबर ऑफ लीप ईयर्स इन 10 ईयर्स, ना कम से कम पूछा ना ज्यादा से ज्यादा पूछा, तो फिर हम इसको क्या मान लेंगे, शुरुआत के 10 साल मान लेंगे। और शुरुआत के 10 साल में कितने लीप ईयर होते हैं, तो 4 का भाग दे दो, पूरा पूरा जितने बार जा रहा होता है वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। जब ना मिनिमम पूछा ना मैक्सिमम पूछा, तो 4 का भाग दे के निकाल लेते हम लीप ईयर, जैसे कि अभी पूरी कहानी में निकाल रहे थे हम 4 का भाग दे के। क्या इतनी कहानी समझ में आ गई सबको, ठीक है। तो अब हम लोग फिर आगे बढ़ रहे हैं। तो ये पूरा हमारा क्या था,
ईयर का कॉन्सेप्ट यानी लीप ईयर का कॉन्सेप्ट जो हम अभी तक पढ़ रहे थे। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। अब आगे बढ़ते हैं कहानी। तो अब हम लोग कहानी शुरू करेंगे डेज की तरफ। इसको हम लोग बोलते हैं ऑड डेज या एक्स्ट्रा डेज। यानी ईयर की कहानी तो समझ गए। ईयर की कहानी में हमने लीप ईयर पढ़ा, नॉर्मल ईयर पढ़ा, ऑर्डिनरी ईयर पढ़ा, साधारण वर्ष, 365, 366। फिर हमने पढ़ा कि कैसे लीप ईयर होता है। तो 4 का भाग दे के लीप ईयर पता चलता है। 400 का भाग दिया जाता है जिनमें लास्ट में डबल जीरो लगा होता है, तो उनका 400 से भाग दे के पता चलता है कि 366 देने के 365। फिर हमने पता किया कि शुरुआत के 10 साल में, 20 साल में, 25 साल में लीप ईयर कैसे निकाले जाते हैं। तो 4 का भाग दो, पूरा पूरा जितने बार जा रहा हो उतने ही लीप ईयर होते हैं। फिर हमने 100 साल, 200 साल, 300 साल, 400 साल में लीप ईयर पता किया। 100 साल में 24, 200 में 48, 300 में 72 और 400 में 97। फिर हमने मिनिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ लीप ईयर्स देख लिए कि कितने होते हैं 10 साल के सेगमेंट में। तो ये पूरा ईयर कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे। अब हम लोग जा रहे हैं किस पे? डेज कॉन्सेप्ट पे, यानी ऑड डेज। डेज कॉन्सेप्ट क्या कहता है? हम ये मानते हैं कि अब हम एक वर्ष के अंदर घुस गए अंदर, और जब वर्ष के अंदर घुसोगे तो 12 महीने होंगे और हफ्ता होगा, सप्ताह। और सप्ताह शुरू किस दिन से होता है? तो सप्ताह शुरू होता है सोमवार से। यही हमने अभी तक माना है। तो अगर सोमवार से शुरू होगा तो संडे तक खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर बृहस्पतिवार से हमारा कोई हफ्ता शुरू हो रहा है तो वो खत्म किस पे होगा? तो एक दिन पहले यानी बुधवार को खत्म होगा। तो बृहस्पति से बुध, बृहस्पति से बुध, बृहस्पति से बुध चलेगा। ठीक है। अगर शनिवार को शुरू हो रहा है तो शुक्र को खत्म हो जाएगा। शनिवार से शुक्र, शनिवार से शुक्र। तो पूरे हफ्ते को हम एक पैकेट मानते हैं। पैकेट का मतलब जिसका कोई रोल नहीं है। रोल क्यों नहीं है? जैसे अगर मैं आपसे कह दूं कि यदि आज मंगलवार है तो एक हफ्ते बाद क्या होगा? तो आप कहोगे सर मंगलवार ही होगा एक हफ्ते बाद। क्यों? 7 दिन की साइकिल है। आप 7 दिन की साइकिल के बाद तो फिर से वही रिपीट हो जाएगा, क्योंकि 7 का पैकेट है। तो हमने कहा अगर आज मंगलवार है तो हफ्ते भर बाद क्या होगा? तो आपने कहा मंगलवार। मैं कहूं 2 हफ्ते बाद क्या होगा? तो फिर मंगलवार। मैं कहूं 17 हफ्ते बाद क्या होगा? तो वो भी मंगलवार। 50 हफ्ते बाद क्या होगा? तो मंगलवार। कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो क्या हफ्ते के पैकेट से कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है। यानी कि फर्क कब पड़ेगा? अगर मैं कह दूं 4 हफ्ते 2 दिन बाद कितना, कौन सा दिन होगा? 4 हफ्ते 2 दिन बाद। तो आप कहोगे सर 4 हफ्ते बाद तो मंगलवार ही होगा। लेकिन 2 दिन बाद जो बोला उससे दिन बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा? तो 4 हफ्ते 2 दिन का मतलब 4 हफ्ते तो पूरा 7 से विभाजित है, 2 बचे रह गए एक्स्ट्रा। वही क्या कहलाते हैं? एक्स्ट्रा डेज। यानी कि दिनों में अगर 7 का भाग दे दें, अगर हम ऐसे कह दें कि बताओ 7 हफ्ते बाद, 7 हफ्ते बाद कौन सा दिन होगा? तो आप कह दो कि जो दिन आज है वही 7 हफ्ते बाद होगा। लेकिन अगर हम आपसे कह दें 50 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो फिर आप क्या करोगे? तो 50 दिन में पहले ये देखो कितने हफ्ते हैं, उनको अलग समेट के अलग कर दो, जो एक्स्ट्रा बचा रहेगा वही काम हो जाएगा। तो इसमें हम 7 का भाग दे देंगे, 7 का भाग देंगे। 7 का भाग दिया तो 7 7 49, खत्म, पैकेट खत्म हो गए 7 7 के। 49 तो अलग कर दिया, क्या बचा? 1 बचा। वो 1 ही क्या कहलाएगा? ऑड डेज। मतलब हम आज से 1 दिन आगे बढ़ जाएंगे, वही दिन होगा 50 दिन बाद। बात समझ गए कि नहीं? तो ये पूरी कहानी क्या है? ऑड डेज की कहानी। मतलब आज से हम कोई भी दिन नहीं जानते 6 से बड़ा। यानी दिन आपके कौन से हैं आज से? 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। क्योंकि 7 का भाग देने पे शेषफल यही आ सकता है बस, और वही दिन है। तो अगर आपसे कहा जाए 15 दिन, तो आप कह देना 15 दिन क्या होता? हम जानते ही नहीं, 1 जानते हैं हम तो। आपसे कहा जाए 25 दिन, तो आप कहोगे 25 दिन क्या होता है? 7 का भाग दो, पैकेट अलग करो पहले, तो 7 या 21, 21 उठा के फेंक दिया, बचा कितना? 4। 4 जानते हैं हम तो। आपसे कहा जाए 28 दिन, तो आप कह दोगे 0, 7 का भाग चला गया, कुछ है ही नहीं, 28 तो कुछ है ही नहीं, हमारे जीवन में ही नहीं है 28 दिन बाद तो कुछ बचेगा ही नहीं ना। 29 दिन, तो आप कह दोगे 1, 7 का भाग दिया 29 में, 7 चौका 28, 1 बचा। 30 दिन, 7 चौका 28, 2 बचा। 31 दिन, 7 चौका 28, 3 बचा।
यही मतलब है बस। अब 31 दिन जानते नहीं हम लोग, 3 जानते हैं। 30 को क्या कहोगे 2, 28 को क्या कहोगे 0, 29 को 1, और हम कहते हैं 365 को। 365 दिन का मतलब 1, 366 दिन का मतलब 2। भाई 7 का भाग 2, 64 में पूरा पूरा जाएगा, 1 बचेगा, और वहां पे 7 का भाग दोगे 366 में कितना बचेगा 2। यानी अगर कोई महीना जनवरी, तो जनवरी में 31 दिन होते हैं, तो जनवरी में आज से आपके लिए कितने दिन होते हैं 3 दिन आपके काम के हैं बस। 28 का तो कोई रोल ही नहीं बचा। फरवरी अगर 28 की है तो 0 और 29 की है तो 1, मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2, अक्टूबर 3, नवंबर 2, दिसंबर 3। तो ये पूरी कहानी है। समझ गए ऑड डेज की कहानी? क्लियर हो गई होगी अब तक कि हम आज के बाद कोई भी बड़ा दिन नहीं जानते। यहां तक समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूं। अब चलते हैं आगे की प्रक्रिया पे कि इसको हम लोग इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। यानी 7 से भाग देके अगर शेषफल जो बचेगा वो कहलाता है ऑड डेज। और लीप ईयर कैसे निकालते थे? 4 का भाग देने पे पूरा पूरा जितनी बार जाता है वो लीप ईयर होता है, और 7 का भाग देने पे शेषफल जो बचता है वो ऑड डेज होता है। बस इन्हीं दोनों को अलग अलग करना। 4 का भाग पूरा पूरा और 7 का भाग से शेषफल, दोनों चीजें अलग अलग। चलते हैं नेक्स्ट। यदि आज बुधवार है, इफ टुडे इज वेडनेसडे, तो व्हाट विल बी द डे आफ्टर 17 डेज? अब सुनना, पहले तो हम लोग दिनों को आगे पीछे करना देखते हैं। जैसे आपसे कहा जाए सोमवार में अगर 1 जोड़ दो तो कौन सा दिन आएगा? तो आप कह दोगे मंगलवार। अगर हम कह दें मंगलवार में 2 जोड़ दो तो कौन सा दिन आएगा? तो ध्यान रखना, +1 का मतलब अगला, +2 का मतलब 1 छोड़ के अगला, +3 का मतलब 2 छोड़ के अगला, +4 का मतलब 3 छोड़ के अगला, +5 का मतलब 4 छोड़ के अगला। ये बात समझ गए? 1 कम छोड़ के। तो +2 का मतलब 1 छोड़ के, तो ट्यूसडे से वेडनेसडे छोड़ के थर्सडे आंसर। हम कहते हैं वेडनेसडे +3, तो +3 का मतलब 2 छोड़ के अगला, तो वेडनेसडे से थर्सडे फ्राइडे छोड़ के सैटरडे आंसर। हमने कहा मान लो इधर कह दिया आपसे संडे +2, तो आप कहोगे 1 छोड़ के अगला, मंडे छोड़ के ट्यूसडे। तो इसमें कंफ्यूज मत होना। अब बात आई मान लो बड़ा नंबर लिखा है, लिखा होता ट्यूसडे +5 क्या होता है? तो भैया 5 7 का दिन है, 7 ही तो दिन है, चाहे 5 आगे चले जाओ और चाहे 2 पीछे चले जाओ। तो अगर +5 लिखा है तो आप इसको -2 भी तो कह सकते हो। 2 पीछे चले जाओ, 7 ही तो दिन है, तो 2 पीछे जाना आसान है। पीछे 1 छोड़ के पिछला, तो मंडे छोड़ के संडे आंसर। हम अगर कह दें वेडनेसडे -6, यानी 6 पीछे जाना है बुध से, तो आप कहोगे 6 पीछे जाना है, इतना लंबा क्यों जा रहे हो? 1 आगे चले जाओ, 6 पीछे चले जाओ चाहे 1 आगे चले जाओ। तो आप कह दो कि -6 की जगह क्या कर लो? +1 कर दो। तो वेडनेसडे +1 क्या होता है? थर्सडे। ये बात मैं उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं, यदि आज बुधवार है तो 17 दिन बाद क्या होगा? 17 दिन बाद आप कहोगे 17 तो हम जानते ही नहीं, 17 में 7 का भाग दो, 7 दूना 14, कितना बचा? 3 दिन बाद जो होगा वही 17 दिन बाद होगा। तो बुधवार में 3 जोड़ दो, तो बुधवार। अब जोड़ क्यों रहे हैं? क्योंकि आफ्टर, बाद पूछा है, कैलेंडर में आगे का पूछा है। तो वेडनेसडे +3 कितना हो गया? 2 छोड़ के अगला, थर्सडे फ्राइडे छोड़ के सैटरडे आंसर। फिर कह रहा है यदि आज बुधवार है तो 89 दिन बाद क्या होगा? 89 डेज बाद, तो दिन बाद, तो 89 में भाग करो 7 का। भाई 89 तो हम जानते ही नहीं, तो 7 का भाग दिया, 7 एकम 7, 1 बचा, 7 दूना 14, 5 बचा। आपने कहा तो 5 दिन बाद जो होगा वही 89 दिन बाद होगा, तो बुधवार में 5 जोड़ दो। बुधवार में 5 जोड़ा, अब 5 जोड़ लो चाहे 2 घटा लो, जो आसान लगे। तो 2 घटा लेते हैं, तो 2 घटाने का मतलब 1 छोड़ के पिछला, तो मंगल छोड़ के सोमवार आंसर।
क्लियर होगी बात। नेक्स्ट अगली कहानी फिर लिखा है 144 दिन बाद क्या होगा। अब 144 हम जानते ही नहीं, 7 का भाग दो, 7 का भाग दिया 4 से इस फल बचेगा, 140 पूरा कट जाएगा, 4 बचेगा, तो बुधवार प्लस 4, बुधवार प्लस 4, क्योंकि आगे जा रहे हो कैलेंडर में, आफ्टर पूछा है, बाद वाला पूछा है, दिन बाद की कहानी पूछी है, तो बुधवार प्लस 4, 3 छोड़ के अगला, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे छोड़ के संडे आंसर। क्लियर। अब कह रहा है 44 दिन पहले, बिफोर पूछ रहा है, पीछे, तो 44 दिन पहले, 44 हम जानते नहीं, 7 का भाग दिया, 7 6 का 42, 2 बचा, यानी पीछे जाना है कैलेंडर में तो माइनस होगा, तो बुध से 2 पीछे चले जाओ, 2 पीछे जाने का मतलब ट्यूसडे छोड़ के मंडे आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं ये कहानी समझ में आ रही होगी बड़े आसानी से। नेक्स्ट फिर उसने कहा व्हाट विल बी 17th डे, 17वां दिन क्या होगा। अब भाई साहब 17वां दिन तो आगे आता है, पीछे तो 17वां दिन आएगा नहीं, आगे 17वां दिन। अब 17वां दिन बोला है और हम पूरी कहानी कहां से कर रहे हैं, आफ्टर बिफोर आफ्टर बिफोर आफ्टर बिफोर। उसने कहा 17वां दिन, तो 17वां दिन को हम बदल लेंगे अपने फॉर्मेट में। कितने दिन बाद 17वां दिन आता है, तो आप कहोगे 16 दिन बाद, 16 दिन बाद ही तो 17वां दिन आएगा, बस क्वेश्चन खत्म। 16 दिन बाद का मतलब 16 में 7 का भाग दो, 2 बचा, वेडनेसडे में कितना जोड़ दिया, 2, क्या हो गया, फ्राइडे आंसर। हमसे कहा जाता 19वां दिन, तो 18 दिन बाद बन गया क्वेश्चन। आपसे कहा जाता 37वां दिन, तो 38 दिन बाद क्वेश्चन बन जाता, 38 में भाग दे देते 7 का, मतलब एक कम में 7 का भाग देना है, इसमें मत दे देना। 17वां दिन बोल रहा है तो 16 दिन बाद आता है। तो ये पूरी कहानी है दिन बाद और दिन पहले की। उम्मीद कर रहा हूं कि बहुत अच्छे से आपको यहां तक का प्रोसेस पूरा समझ में आ गया होगा। यानी आज का लेक्चर पूरा जो हम लोग कह रहे हैं कि दिनों पे है चल रहा है, ईयर और दिन। जो अगला लेक्चर हमारा कल वाला होगा उसमें हम तारीख निकालना सीखेंगे और रेफरेंस डेट निकालना सीखेंगे, पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा कैलेंडर का। यानी 2 ही लेक्चर अगर आपने ढंग से देख लिए तो कैलेंडर का क्वेश्चन वहां गलत तो नहीं होगा, ये मैं कह रहा हूं। ठीक है, सारी चीजें मैंने इन दोनों लेक्चर्स में कवर कर दी है। तो चलते हैं आगे की तरफ। तो ये तो कहानी हो गई दिन बाद और दिन पहले वाली। अब कहानी करते हैं हम लोग शुरू तारीख वाली। जैसे अगर हमने आपसे कहा यदि 2 मार्च को शनिवार है तो बताओ 23 मार्च को क्या होगा, 23 मार्च को क्या होगा। तो आपने कहा 2 तारीख से 23 तारीख कितने दिन बाद आती है ये पता चल जाए तो काम हो जाएगा। तो आपने 23 में से 2 घटा दिया, कितने दिन बाद आती है, 21 दिन बाद। 21 दिन बाद आती है, 7 का भाग दो, कितना बना, 0, सैटरडे प्लस 0 सैटरडे। 23 मार्च को भी क्या होगा, सैटरडे। जैसे हमने कहा अगर 7 मार्च को, या मार्च नहीं जनवरी कह लें, 7 जनवरी को ट्यूसडे है तो आपको बताना है 27 जनवरी को क्या होगा। तो आप कहोगे 7 तारीख से 27 तारीख कितने दिन बाद आती है, तो आप कहोगे 20 दिन बाद। 20 दिन बाद आती है, और 20 दिन तो हम जानते ही नहीं, 7 का भाग दो, 7 दूना 14, 6 से इस फल बचा। कैलेंडर में आगे की तारीख पूछ रहा है तो इसमें +6 कर दो। अब चाहे +6 कर दो चाहे -1 कर दो, बात एक ही है। तो ट्यूसडे में से 1 घटाया तो आंसर क्या आ जाएगा, मंडे। उम्मीद कर रहा हूं समझ आ गई होगी बात। जैसे हमने कहा 30 अप्रैल को अगर फ्राइडे है तो 5 अप्रैल को क्या होगा। 30 अप्रैल को अगर फ्राइडे है तो 5 अप्रैल को क्या होगा। अब भैया पीछे जा रहे हैं तो दिनों का अंतराल चाहिए। तो 30 अप्रैल से 5 अप्रैल कितने दिन पहले आती है, तो 30 में से 5 माइनस किया, 25 दिन पहले आती है। तो आप 25 में 7 का भाग दे दो, कितना बचा, 4। तो 4 दिन पहले जो दिन होता होगा वही होगा। तो इसमें से क्या कर दोगे, -4। अब चाहे -4 कर लो चाहे +3 कर लो। +3 का मतलब 2 छोड़ के अगला, तो सैटरडे संडे छोड़ के मंडे आंसर।
समझ में आ गई होगी बात? क्लियर? अच्छा नेक्स्ट, ये तो हो गई एक ही महीने की बात कि एक महीने में हमने सीधा तारीख से माइनस कर लिया और निकाल दिया। जैसे एक और देख लो, अगर मान लो हमने कहा 2 जनवरी को फ्राइडे था, तो पूछ रहा है बताओ 31 जनवरी को क्या होगा। 2 जनवरी को अगर फ्राइडे था तो 31 जनवरी को क्या होगा? तो आप कहोगे 2 तारीख से कितने दिन बाद 31 तारीख आती है? तो 31 में से 2 गया 29 दिन बाद, 29 में 7 का भाग दे दिया तो कितना बचा? 1 दिन बाद जो दिन होगा वही होगा 29 दिन बाद। तो आंसर क्या हो जाएगा? सैटरडे। क्लियर? तो एक महीने की कहानी तो ऐसे चल जाएगी, लेकिन अगर महीने में आगे बढ़ गए तो क्या होगा भाई? जैसे हमने लिखा, यहां देखना, हमने लिखा यदि 3 जनवरी को यदि 3 जनवरी को बुधवार था, तो आपसे पूछ लिया गया 3 जनवरी को अगर बुधवार था तो आपको बताना है कि 17 फरवरी को क्या होगा। अब बात फंस गई। अब भैया तारीख तो घटा नहीं सकते क्योंकि महीना बदल गया है। एक ही महीना होता तो दिन बाद दिन पहले की कहानी निकल आती, अब महीना बदल गया। तो 3 जनवरी को अगर बुधवार था तो 17 फरवरी को क्या होगा? तो जब भी महीना बदल जाएगा तो आपको जो महीना पहले आता है उससे गिनना शुरू करना है, क्योंकि हमें 3 जनवरी से 17 फरवरी के बीच के दिनों का अंतराल चाहिए है। तो चाहे 3 जनवरी से 17 फरवरी तक गिनते हुए चले जाओ, चाहे 17 फरवरी से उल्टे 3 जनवरी तक गिन लो, बात तो एक ही है। तो हम गिनेंगे आसानी किसमें? जनवरी से फरवरी जाओ। तो जब आप जिस महीने से शुरू करते हो गिनना, उसके लेना है शेष दिन। उसके क्या लेना है? शेष दिन। और जिस महीने में खत्म करते हो उसके लेना है दी तारीख, दी गई तारीख। खत्म। चलो गिनते हैं। जनवरी में शेष दिन कितने बचे? तो 31 का महीना होता है, 3 घटा दो तो कितने बचे? 28। भाई साहब 28 दिन जानते हो आप कहोगे दिन तो 6 से बड़ा हम जानते ही नहीं। 7 का भाग दो तो ये कितना बचा? 0। यानी कोई दिन ही नहीं मिला जनवरी में। तो जनवरी में तो कुछ है ही नहीं। फरवरी, दी गई तारीख, कितनी तारीख है? 17। 17 तो हम जानते ही नहीं। 7 का भाग दिया, 7 दूना 14, 3 बचा। दोनों को जोड़ो तो कितना आया? 3। यानी 3 दिन का अंतराल है 3 से 17 के बीच में। बुधवार में क्या जोड़ दोगे? 3। भाई साहब आगे जा रहे हो कैलेंडर में तो जुड़ेगा। बुधवार में 3 जोड़ोगे तो थर्सडे फ्राइडे छोड़ के सैटरडे आंसर। अगर अभी भी नहीं समझ में आया फिर से देखो। जैसे हमने लिखा 11 मार्च को थर्सडे था, तो आपको बताना है 29 अप्रैल को क्या होगा। बहुत आसान है। मार्च से शुरू करोगे गिनना तो मार्च के शेष दिन, तो 31 का महीना होता है तो मार्च में कितने बचे? 20 बचे। 20 तो हम जानते ही नहीं। 7 का भाग दिया, 7 दूना 14, 6 बचा। अप्रैल की दी गई तारीख तो कितनी है? अप्रैल की तारीख 29 तो हम जानते ही नहीं। 7 चौको 28, 1 बचा। 6 और 1 7, फिर खत्म हो गया। अरे 6 और 1 7 जोड़ोगे, 7 का भाग दिया 0, तो 6 और 1 7, खत्म। तो प्लस 0, 0 का मतलब थर्सडे। अब बात समझ में आ गई होगी। क्लियर यहां तक? तो नेक्स्ट फिर आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, और आगे बढ़ते हैं महीने में। नेक्स्ट देखेंगे। हमने लिखा यदि 12 अप्रैल को शनिवार था तो 2 जून को क्या होगा? अब हम एक महीना और आगे चले गए। 2 जून को क्या होगा? तो आप अप्रैल से गिनना शुरू करोगे। कहां तक जाना है? जून तक। तो अप्रैल जहां से शुरू करते हो उसके शेष दिन। अप्रैल में 30 दिन होते हैं, तो बचे कितने? 18। तो आप कहोगे सर अप्रैल में तो 18 बचे। 18 हम जानते ही नहीं है। 7 दूना 14, 4 बचा। फिर आया कौन सा महीना? मई। मई तो पूरा गिनना है।
और मई में कितने दिन होते हैं? 31। 31 का मतलब 3, तो मई में 3। अब हम महीनों को 2, 3, 1 में ही जानते हैं, बस पूरा महीना है तो 3। जून की दी गई तारीख कितनी है? 2 तारीख है, बस खत्म, गिन लो। तो आप कहोगे 4, 3, 7, एक साइकिल और खत्म 7 की, बचा कितना? 2। कैलेंडर में आगे जा रहे हो तो 2 जोड़ दो, संडे छोड़ के मंडे आंसर। उम्मीद कर रहा हूं क्लियर हो रही होगी बात। और आगे बढ़ जाते हैं जरा। जैसे हमने कहा 17 मार्च को बुधवार था और आपसे कह दिया बताओ 2 अक्टूबर को क्या होगा। 17 मार्च को गुरुवार था तो बुधवार था तो 2 अक्टूबर को क्या होगा। तो मार्च से चलना है, तो मार्च में कितने दिन बचे? तो 31 में से 17 माइनस करो तो कितना बचा? 14। तो मार्च में 14 का मतलब 0। अप्रैल पूरा रखा है तो अप्रैल का मतलब 2, मई का मतलब 3, जून का मतलब 2, जुलाई का मतलब 3, अगस्त का मतलब 3, पूरे महीने डले हैं, सितंबर का मतलब 2 और अक्टूबर की दी गई तारीख। आ गया दिनों का अंतराल। अब चाहे इनको जोड़ के 7 का भाग दे के शेषफल निकाल लो भाई, और डेज तो 7 से छोटे ही होंगे ना, और चाहे यही 7 के जोड़े काट लो तो आप कहोगे 3, 2, 5, 2, 7 हो गया। 3, 2, 5, 2, 7 खत्म, बचा क्या रह गया? 3, तो 3 ही ऑड डेज हो गया। तो आप कैलेंडर में आगे जा रहे हो तो वेडनेसडे प्लस 3, 3 जोड़ने का मतलब 2 छोड़ के अगला, थर्सडे फ्राइडे छोड़ के आंसर क्या हो जाएगा? सैटरडे। समझ गए? क्लियर हुआ? अगर पीछे जाने की बात कर दी जाए, जैसे हम पीछे जाने की बात करें, हमने कहा मान लो यहां पे कह दिया अगर 4 अगस्त को सोमवार था तो बताओ 19 अप्रैल को क्या होगा। अब पीछे जाना है, कैलेंडर में पीछे की तारीख पूछ रहा है, तो आपको आगे पीछे से मतलब नहीं है, हमें तो अंतराल निकालना है। चाहे आप आगे से पीछे जाओ चाहे पीछे से आगे, तो पहले अंतराल निकालो। तो अंतराल तो हम अप्रैल से अगस्त जाएंगे तो ज्यादा आसान है। तो अप्रैल से जा रहे हो तो अप्रैल के शेष दिन कितने बचे? तो 30 दिन का महीना है, 11 बचे, और 11 तो हम जानते ही नहीं, तो आप कह दोगे 7 का भाग करो 11 में तो कितना बचा? 4। अप्रैल के बाद महीना कौन सा है? मई, 3, 31 का महीना है। जून 30 का महीना है, 2। जुलाई 31 का महीना है, 3। 7 का भाग दे जा रहे, 7 का भाग 31 में दिया, 3 बचा, 3 ही काम किया हमने। तो ये क्या था? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त की दी गई तारीख 4, 4, 3, 7, 4, 3, 7, ये 7 तो खत्म हो गए भाई साहब, बचा क्या रह गया? 2। कैलेंडर में पीछे जा रहे कि आगे जा रहे? पीछे की पूछ रहा है तो क्या कर दोगे? -2। -2 का मतलब पीछे संडे छोड़ के सैटरडे आंसर, सैटरडे आंसर। तो आशा कर रहा हूं कि आज का पूरा लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी नेक्स्ट अगले पार्ट में हम कैलेंडर को फिनिश कर देंगे, पूरा थ्योरी पार्ट। तो अगले पार्ट में जो हम पढ़ रहे होंगे वो पढ़ रहे होंगे हम लोग गिवन डेट, तारीख दी हुई हो तो उसका दिन निकालना, और पढ़ रहे होंगे हम लोग रेफरेंस डेट। रेफरेंस डेट इसको हम लोग कहते हैं झूठा दिन, मान लिया कुछ भी, ठीक है। तो 2 फॉर्मेट बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है अगले वीडियो में, और तीसरा हम लोग मिसलेनियस कुछ टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन भी देख लेंगे इसके। तो ये पूरा करने के बाद पूरा कैलेंडर आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, तो जब आगे हमें क्वेश्चंस मिलेंगे तो आप बड़े आराम से बना रहे होंगे। तो दोस्तों स्वस्थ रहिए, तैयारी करते रहिए, पेपर नजदीक है। मिलते हैं हम लोग अगले पार्ट में, और मिस मत करिएगा ये पार्ट, क्योंकि कैलेंडर अगर दोनों वीडियो देख लिए तो मैं कहता हूं आप कोई भी क्वेश्चन बना लोगे। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं कल।